प्रतीत हो उसे सुख कहते हैं। सर्वेषाम अनुकूलम अनुकूल वेदनीयम सुखम। आत्मा में अनुकूल संवेदना उत्पन्न करने वाले गुण को सुख कहते हैं। मीन्स सभी लोगों की जो चीज उनके अनुकूल होगी, मन मुताबिक, ठीक है, उससे ही तुम सबको खुशी मिलती है। ठीक, तुम्हें जैसे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है पढ़ाई के नाम से, ठीक, मतलब वो तुम्हारे यहाँ होता है, वो दुख का कारण है। घूमने को कह दिया जाए वहाँ पे जो है कि मन एकदम धर्मजन्य अनुकूल वेदनीयम गुण सुख अनुग्रह लक्षणम सुखम अनुग्रह स्वभावम तो सुखम। क्या कह रहा, धर्म के आचरण से जो आत्मा में अनुकूल संवेदना उत्पन्न होती है उसे सुख कहते हैं। ठीक है, पहला उसने क्या, सर्वेषाम अनुकूलम वेदनीयम सुखम, मतलब सभी को जो अनुकूल प्रतीत हो वो सुख है। लेकिन नेक्स्ट श्लोक का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अनुकूल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो दूसरों के दुखों से मिले। ठीक है, इसमें धर्म के आचरण से जो आत्मा में अनुकूल संवेदना होता है। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति इट्स ओके, ठीक है, लेकिन वो अनुकूल परिस्थिति कैसी होनी चाहिए कि हमारे अनुकूल तो हो, लेकिन हम उस हमारे अनुकूल की वजह से किसी को या हमारे धर्म को कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, ये उसे सुख करते हैं। अनुग्रह जिसका लक्षण है उसे सुख करते हैं। डल्हण, आचार्य डल्हण के अनुसार, डल्हण कौन है? टीकाकार। किसके? सुश्रुत संहिता है। किसके टीकाकार है? सुश्रुत के। सुश्रुत संहिता के टीकाकार। ठीक है, डल्हण। चक्रपाणी संहिता के। ये दो इसलिए मैं दोनों लोगों का बार बार बताता हूँ, इन दोनों लोगों पे क्वेश्चन आता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा सुश्रुता डल्हण बिलोंग टू संहिता। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा, नाम भी दे देता, चरक सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, अष्टांग संग्रह। ठीक है, ऑप्शन तो सुश्रुत पे नहीं लगाना है, डल्हण का है तो सुश्रुत पे नहीं, सुश्रुत संहिता सब जगह क्वेश्चन। अष्टांग संग्रह के भी है मुझे याद नहीं। टीका का तो बहुत है, सारंग संहिता के, कौमार के, माधव निदान के। सुखम स्वभाव को अनुकूल वेदनीयम, डल्हण ने क्या कहा, सुखम स्वभाव को अनुकूल वेदनीयम, मतलब अनुकूल वेदना को सुख कहते हैं। ठीक है, बस यही पे सुख खत्म। लेकिन सुख में एक चीज क्या इंपॉर्टेंट है, धर्म के अनुसार जो हमें अनुकूल परिस्थिति मिले वही हमें सुख। दुख क्या है, सर्व व्याख्या प्रतिकूल वेदनीयम सुखम, सभी को जो प्रतिकूल प्रतीत हो उसे दुख कहते हैं। घर में मम्मी को जो है अनुकूल होती है लेकिन पापा प्रतिकूल होते हैं, लड़कियों के लिए लड़कियों के लिए मम्मी जो है, मम्मी प्रतिकूल होती है, पापा आत्मा में प्रतिकूल संवेदना उत्पन्न करने वाले गुण को दुख कहते हैं। अब प्रस्तुपाद ने कहा, अधर्मजन्य प्रतिकूल वेदनीयम गुणो सुखम अपघात लक्षणम दुखम। अपघात में चोट लगे, घात लगे। अधर्म के आचरण से जो आत्मा के प्रतिकूल वेदना उत्पन्न होती है उसे दुख कहते हैं। जिस गुण से पीड़ा उत्पन्न होती है उसे दुख कहते हैं। अधर्म जिसका साधारण गुण है उसे दुख कहते हैं। बाधना लक्षण वाला दुख है।
आचार्य दलगण क्या कह रहे हैं? दुखम स्वभावतः प्रतिकूल वेदनीयम, मतलब प्रतिकूल वेदना वो दुख है। नेक्स्ट है तुम्हारा डिजायर, इच्छा। अपनी इच्छाएं तभी जो है कि पालनी चाहिए जब वैसा कर्म कर सको। अगर कर्म ना कर सको तो ख्वाब नहीं देखना चाहिए, स्वप्न नहीं देखना चाहिए। स्वप्न तभी देखना चाहिए जब उससे जो है कर्म कर सको। हमारे मन में भाव चले कि हम तो आगे करना है, लेकिन हम कर्म ही नहीं करेंगे तो क्या मतलब है? इच्छाएं भी ऐसी होनी चाहिए जिसपे हम कर्म कर सकें। वैसी इच्छाओं को मन में नहीं पालना चाहिए जिसपे हम तैयार नहीं है। इच्छा कामा, इच्छा कामा किसी वस्तु या विषय को प्राप्त करने की भावना को इच्छा करते हैं, लेकिन वैसी इच्छा नहीं होनी चाहिए जिसको हम प्राप्त ही न कर सकें। अगर डॉक्टर बनना है, पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो तो कंपाउंडर भी नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर पढ़ाई कर इच्छा है कि डॉक्टर बनना है तो कर्म करो ताकि डॉक्टर और एक बेहतरीन डॉक्टर हो। सांख्य और वेदांत दर्शन ने इच्छा को मन का धर्म माना है। न्याय और वैशेषिक दर्शन ने इसे आत्मा का धर्म माना है। आत्मा और मन हमारा एक ही है, वही नहीं। प्रस्तुपाद के अनुसार क्या? स्वार्थम परार्थम वा प्रार्थनेच्छा, अपने या दूसरे के लिए अप्राप्त वस्तु की प्रार्थना या कामना करना इच्छा है। इच्छा अभिलाषा, गलत कर रहे हैं, इच्छा और अभिलाषा। इच्छा सातिशयो और अर्थाभिलाषा, किसी भी विषय की अभिलाषा को इच्छा है। स्वार्थ या परार्थ, ठीक है, मतलब अपने या दूसरों के लिए जो हमारे पास नहीं, चीज को प्राप्त करने की जो कार्य किया जाए, द्वेष, क्रोध द्वेष, क्रोध को द्वेष कहते हैं। प्रज्वलनात्मको द्वेष, जिसके कारण मनुष्य में प्रज्वलन का भाव उत्पन्न हो उसे द्वेष कहते हैं। अब जैसे दो लोग बैठे हैं, बोले यार तो पढ़ लेता है, सारा क्वेश्चन बता देता, हम नहीं बता पाते हैं। यहाँ ज्वलन की भावना, प्रज्वलन की भावना उत्पन्न होती है, तो वो भी होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए? इच्छा। इच्छा के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए? उस इच्छा के लिए तब तो प्रज्वलन अच्छा है। लेकिन तुम सोचो कि उस प्रज्वलन में उसको गिरा दें, गलत कर्म करें, उसकी बुक फाड़ दें, उसका नोट्स चुरा दें, तो वो जो है कि तुम उसको नहीं, अपने आप को और डिवोट कर, वो द्वेष नहीं होना चाहिए। द्वेष वो कहते हैं ना, द्वेष दो टाइप का। एक होता है जो इंसान को उच्चतम शिखर पे पहुंचाता है, और एक द्वेष क्या होता है जो इंसान को डुबो देता है। उसे देख तो ज्वलन की भावना रखो, द्वेष की भावना रखो, लेकिन सामने वाले से आगे बढ़ने की सोचो। कंपटीशन है, हाँ, कंपटीशन सबसे जरूरी है। एक दूसरे में, चार दोस्तों में भी कंपटीशन, भले वो एक दूसरे के लिए जान देने वाले हैं, लेकिन कंपटीशन उनमें भी होता है। लेकिन उनमें कंपटीशन क्या होता है? एक दूसरे को ऊपर होता, ना कि नीचे गिरा। क्लास में सारे स्टूडेंट होते हैं, उनमें कुछ स्टूडेंट होते हैं जो दूसरों को देख के, अरे यार उसने इतना पढ़ा, कल मैं भी मेहनत करके उससे आ जाऊँ, उसमें आप 4 श्लोक याद किए, कल मैं 8 याद करूँ। कुछ होते हैं, अरे उसकी काम करो कि उसकी बुक ही आप चुरा दो कि उसको का याद ही नहीं कर पाए।
वो नहीं होना। क्या चलो यार हमको तो पढ़ना नहीं है, एक काम करते हैं उसको गुंडा करके ले चलते हैं मूवी देखने ना रहेगा फिर पढ़ाई करेगा। ठीक, ये भी नहीं होना चाहिए इस टाइप का ड्रेस। प्रीति को द्वेष कहा जाता है। और प्रीति क्या है? द्वेषो और प्रीति लक्षण। प्रीति प्रेम संस्कृत बोल रहे हैं, साउथ में बोलते हैं प्रीति। प्रीति मतलब कि एक दूसरे को सभी प्यार, सम्मान। अप्रीति मीन्स जो है कि हम दूसरे से देखना पसंद नहीं करता है। प्रयत्न 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 कार्य करने की चेष्टा जो है हमारी प्रयत्न है। ठीक है, तो बुक से प्रीति रखना चाहिए, द्वेष नहीं। ठीक है, प्रीति पे प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे इच्छा से प्रयत्न करोगे तो इच्छा रहेगी, इच्छा ही जब नहीं होगी। और उसमें तुम्हारा जो है कि प्रत्यक्ष की चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। अप्रत्यक्ष भाव से नहीं, अप्रत्यक्ष भाव से रहोगे मीन्स बुक तो आप में है, बढ़े जा रहे हैं, लेकिन जो है कि मन जो है कि रोड पे लगा हुआ है। ठीक है, रोड पे कौन जा रहा है? प्रतिकूल वेद का वजह नहीं किताब है, अनुकूल नहीं होती। तो हमेशा प्रयत्न सबसे बड़ी चीज है, लेकिन इस प्रयत्न को पाने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले बुद्धि। ठीक है, बुद्धि में भी किसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या है? तुम्हारी ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री सब कुछ एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके जो है कि प्रयत्न जब सही रहेगा तो तुम्हारा जो है कि सुख की अनुभूति होगी, दुख मिलेगा नहीं, इच्छा बढ़ेगी कर्म करने की। ठीक है, कार्य प्रारंभ करने की चेष्टा प्रयत्न कहलाती है। प्रयत्न लंभ उत्साह पर्याया सद्विविध जीवन पूर्वक इच्छा द्वेष पूर्वक। अगर प्रयत्न संरंभ और उत्साह ये पर्यायवाची शब्द हैं। प्रयत्न के दो प्रकार जीवन पूर्वक प्रयत्न और इच्छा द्वेष पूर्वक होता है, जो अभी बताया आगे। इच्छा द्वेष से किसी से आगे बढ़ना, कर्म करना, कर्म करके आगे बढ़ना, किसी को नहीं। तो जीवन पूर्वक प्रयत्न स्वतः संपादित होने वाला प्रयत्न, अपने आप इंसान पैदा होता है तो जीवन पूर्वक प्रयत्न मतलब पैदा होने के बाद बच्चा पहले बैठने का प्रयत्न करता है, बैठने के बाद जो है कि चलने का प्रयत्न करता है, फिर अपने से खाने का प्रयत्न करता है, दौड़ने का प्रयत्न करता है। ये जीवन पूर्वक प्रयत्न है। जैसे निद्रावस्था में भी हमारी श्वास प्रश्वास क्रिया होती रहती है, इसे जीवन पूर्वक प्रयत्न करते हैं। इच्छा द्वेष पूर्वक प्रयत्न क्या है? अपने या दूसरों के हित के लिए जो चेष्टा की जाती है उसे इच्छा पूर्वक प्रयत्न करते हैं। दूसरों का तो छोड़ो, ही अपने ही हित के लिए जो तुम प्रयत्न कर लो। ठीक है, प्रयत्न कार्य आरंभे उत्साह। किसने बोला है? किसने बोला है? दलरण। कहाँ पे बोला है? क्या अध्याय 1 कहाँ? सुश्रुत संहिता कहाँ? सुश्रुत चिकित्सा स्तंभ शारीर स्थान के चैप्टर नंबर 1 के 17वें श्लोक में
उन्होंने ये टीका प्रस्तुत किया है, ठीक है, कमेंट्री किया है। प्रयत्न कार्यारंभे उत्साह, कार्य प्रारंभ करने से पूर्व के उत्साह को क्या कहते हैं? प्रयत्न। ठीक है, बुद्धि गुण खत्म, पराधि गुण स्टार्ट। पराधि गुण क्या है? इसके पता है सामान्य गुण, प्राकृतिक गुण, साधारण गुण, चिकित्सा सिद्धि के उपाय, चिकित्सक गुण, ठीक है। कितने होते हैं? कौन कौन से? पर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, विकल्प, संस्कार और अभ्यास। परिमाण। पर अपरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एव च विभागश्च पृथक्त्वं च परिणाम बोलो आगे। परिमाण हाँ, परिमाण मथापि च हाँ, पंचकारो अभ्यास परादय सिद्धियुपाया सिद्धिश्चया लक्षणान् प्रचक्षमहे। श्लोका पढ़ने की कोशिश करें। पर अपरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एव च विभागश्च और तत्व क्या है? विभागश्च तत्व परिमाणम कापि संस्कारो अभ्यास इत्येते गुणा ज्ञेया परादय, ठीक है। सिद्धयूप अयस चिकित्साया लक्षण स्थान प्रचमहे, ठीक है। पराधि गुण का विस्तार से वर्णन क्या कहा गया? पर अपर क्या है? सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, परत्वम, प्रधानत्वम। पर को क्या बोलते हैं? सुपीरियर। परत्वम, प्रधानत्वम, जो सबसे प्रधान है उसको पर कहते हैं। अपरत्वम, अप्रधानत्वम, जो अप्रधान है या कठिन भी लिखा है इसमें का अर्थ है। अपर का मतलब अप्रधान। प्रतिपादन का पर गुण परत्व का कारण है और अपर गुण अपरत्व का कारण है। परत्व और अपरत्व दो प्रकार के हैं, दिक्कृत और कालकृत। दिक्कृत का विचार इस प्रकार किया जा सकता है, दूर स्थित वस्तु में परत्व का ज्ञान होता है और समीप स्थित वस्तु में अपरत्व का ज्ञान होता है। इसी तरह कालकृत में बड़े से परत्व का ज्ञान और छोटे से अपरत्व का ज्ञान होता है कालकृत में, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब क्या है? पर तो हमारा सुपीरियर हो गया, ठीक है, और अपर क्या है? इंफीरियर है, प्राइमरी सेकेंडरी। अब यहाँ कह रहा है कि दिक्कृत और कालकृत। दिक्कृत का विचार क्या कह रहा है? कि दूर स्थित वस्तु में परत्व का ज्ञान होता है। जैसे कोई भी चीज बहुत दूर है, ठीक है, उसको हम सुपीरियर मान लेते हैं। मान लो यहाँ से सूर्य बहुत दूर है, उसको मानते हैं ये हमारा बहुत सुपीरियर है। पृथ्वी पे हम रह रहे हैं तो हमारे लिए कठिन है परत्व, क्योंकि इसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन दूर बैठी चीज को नहीं जानते हैं उसके बारे में, इसलिए वो पर है, ठीक है। और एक अच्छा मान लीजिए ये भी तो कह सकते हैं, मान लीजिए कोई पेड़ है या टावर, अगर दूर से देख रहे हैं तो उसका ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, हाँ, उसको सुपीरियर कह सकते हैं। पास में है पेड़ तो हमारे पास ऊपर वाला पार्ट नहीं दिखेगा, हम का एक पेड़ है तो मान लिया परत्व हो गया, क्लियर हो गया। दूर के बारे में हमें नहीं पता है, समझ में आ रहा बहुत बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ बस परत्व अपरत्व से हमें ये ज्ञान रखना है और हमारा क्या है? सुपीरियर है, अपर क्या है? इंफीरियर है किसी भी चीज को, ठीक है। एप्पल का मोबाइल ले लो, आज के समय में वो पर है, सुपीरियर है, लेकिन वही
ले लो, कौन सा हैं? रेडमी का ले लो, ओप्पो ले लो, वीवो ले लो, ये क्या है उनके सामने सब इंफीरियर है, अपरत है। लेकिन इंफीरियर तो आजकल एप्पल हो रहा है सबके बाद। पैसे में सुपीरियर, हाँ गुणों में सुपीरियर नहीं। उसको भी अपनी अपनी संतुष्टि, हमें लगता है कि हम अपना स्टेटस जो कि एप्पल फोन पे दिखा सकते हैं तो दिखाओ। अरे अपना स्टेटस अपने अंदर से दिखाओ ना। एप्पल फोन हाथ में लेने थोड़ी स्टेटस बन जाएगा। क्या 1100 अपने कर्म से अपना जो है कि परत को दिखाओ, कर्म अच्छा करो। बहुत भाई बहुत महंगे कपड़े पहन लेने से कोई सुपीरियर नहीं है। जिसके अंदर फरमा है वही सुपीरियर है। कहीं कहीं इसमें वो मिलेगा प्रमा इसमें ऊपर है, जहाँ प्रमा है वहीं परत पर सुपीरियरिटी वहीं है। जिसके पास ज्ञान है वही सुपीरियर, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो सुपीरियर नहीं। देखो इसकी महत्व इसका क्या है। परत्व का प्रयोग देश काल, अच्छा ये कालकृत था ना, कालकृत में क्या कर रहा है। इसी तरह कालकृत में बड़े से परत्व का ज्ञान होता है और छोटे से अपरत्व का ज्ञान है। कालकृत क्या है? समय, ठीक है। तो इसमें समय क्या है तुम्हारा? मान लो कि हम कह रहे हैं 1 संवत्सर, ये हमारे लिए पर 1 साल बहुत बड़ा है, लेकिन वहीं हम बोले कि 1 दिन, वो अपरत्व। काल की अपेक्षा मतलब संवत्सर के अपेक्षा एक अहोरात्रि जो है अपर है, ठीक है। याद है ना वो यस क्या क्या था? पहले था अक्षी निवेश था, हाँ, उसके बाद में मात्रा, मात्रा काष्ठा, हाँ, उसके बाद में निमेश, पक्षी निमेश, मात्रा, काष्ठा, कला और उसके बाद फिर कला और ये दिन का अहोरात्रि, मुहूर्त, नहीं, मुहूर्त, अहोरात्रि, संस्कार, संस्कार, नहीं वो पक्ष था ना, पक्ष पक्ष, अहोरात्रि, पक्ष, मास, संवत्सर, अयन, फिर संवत्सर, संवत्सर के बाद युग, ठीक है। कला, मात्रा, काष्ठा, कला, मुहूर्त, अहोरात्रि, पक्ष, मास, फिर मास के बाद ऋतु, अयन, संवत्सर, युग, ठीक है। तो ऐसे ही हम देख लें, युग हमारा पर है और उससे अपर क्या है? संवत्सर, संवत्सर से अपर अयन, अयन से अपर ऋतु, ऋतु से अपर मास, मास से अपर पक्ष, पक्ष से अपर क्या है? नहीं अयन मास, मास से अपर, अयन अरे पक्ष मास में कैसे होगा? मास से अपर पक्ष, पक्ष से अपर अयन अहोरात्र, अहोरात्रि से अपर मुहूर्त, मुहूर्त से अपर काष्ठा कला, कला से अपर काष्ठा मात्रा मात्रा से अक्षी निवेश अच्छी निवेश। एक सेकंड में कितने अच्छी निवेश होते हैं? 30 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितने अक्षय में सकते हैं? 1 सेकंड में एक ही होगा। प्लग झपकाने में 1 सेकंड से कम समय लगता है। 1/4 कितना आता है? चलो ठीक है, छोड़ो। परत्व का प्रयोग देश, काल, वय, मान, पाप, विद्र, रसादि में किया जाता है, ठीक है। परत्व, ठीक है। परत्व का क्या कर रहा है? प्रयोग देश, काल, ठीक है। मीन्स हम जब औषधियाँ इकट्ठा करते हैं तो सुपीरियर क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, पर क्वालिटी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आता है देश,
देश मतलब कि जलवायु किस देश की, मतलब कि इस समय की जलवायु अच्छी नहीं है तो किस देश की जलवायु अच्छी है उस टाइम, किस देश की। देश का मतलब ये नहीं कि भारत से तो उससे, मतलब देश का मतलब कहा जाता है जैसे कि उस समय देश में, हाँ मतलब जैसे हमारा ये पूर्वांचल है, ठीक है, ये इधर का देश कि मध्य प्रदेश का, तो ठीक है, तो इधर देश पहले तो देखना है, औषधियों के लिए देश, कौन सा देश, फिर काल का हमें स्मरण करना है, किस काल में कौन सी औषधि में परम शक्ति होगी, फिर उस औषधि और इंसान का, औषधि और इंसान सबके लिए, ठीक है, उसका व्यय भी, ठीक है, पौधा मैच्योर हुआ है कि नहीं मैच्योर हुआ, लेंगे तो वो काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, वैसे ही इंसान का। फिर मान, कितने मान में औषधियाँ ली हैं, फिर उसका पाक कितना पकाया जाए, कितना पकाया जाए कि इसका जो है कि पूरा जो है कि गुण उसमें आ जाए, पूरा फिर उसका जो है कि इकट्ठा हो जाए, ठीक है, रसादी में किया जाता है। उदाहरण जंगल देश पर और अनूप देश अपर, ठीक है, जंगल देश वहाँ पे सब कुछ मिलता है ना, बढ़िया जंगल में जलवायु बढ़िया होती है, हवाएं अच्छी होती हैं। अनूप देश में इधर क्या है कि हर चीज नहीं मिल पाता है, तो जंगल देश क्या पर है, अनूप वैसे कह रहे विशाल काल पर है और आदान काल अपर है, ठीक, तरुण वय पर है और वृद्धावस्था पर है, ठीक है, तरुण अवस्था मतलब जब तुम हिस्ट पुष्ट खा के एकदम जो है कि 25-30 साल के जो है कि नौजवान हो, इस समय तुम्हारे अंदर सारी शक्तियाँ अवेलेबल रहती हैं, तुम जो चाहो आंखें बंद करो और वो हाजिर, ठीक है, लेकिन वृद्धावस्था में नहीं हो पाती, चाह के भी नहीं कर पाता है, वो अपर है। आंखें बंद करो तो ऊपर, हाँ, अपनी आंखें बंद करके सब कुछ अपनी दुनिया जीत लोगे, ठीक है, लेकिन वृद्धावस्था में सपने भी नहीं आते नींद आता है, वही ना, तो तरुण अवस्था क्या है, पर सुपीरियर, हर कार्य करने की क्षमता होती है। चिकित्सा करते समय औषधि चयन पर का विचार किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में चरक संहिता में हिततम अहिततम का विचार प्रस्तुत किया है। सुखधाम रक्तशाली, ठीक है, सुखधाम में क्या है, रक्तशाली पर है और यवक अपर है। समीधान्य में मुक्त पर है और मांस अपर है। उदक में अंतरिक्ष उदक पर है, इसीलिए अभी तो नहीं, जब से पहली बारिश हो तो नहीं, पहली बार इसमें कहते हैं ना, सारी जो है एटमॉस्फेयर की गंदगी रहती है, इसलिए हो जाता है, ठीक है, वो नहीं, लेकिन जब बारिश कंटिन्यू होती है तब उस समय अंतरिक्ष का पानी पीना चाहिए, बारिश का पानी पीना चाहिए। और वर्षा में नदी का जल, जब वही पानी जो है कि अंतरिक्ष वाला आके जब नदियों में मिल जाता है, गंदा हो जाता है, तो वो पर नहीं रह जाता, लवण नमक कौन सा सबसे पर, कौन सा सैंधव, इसलिए घरों में सबसे कहोगे टाटा नमक को बंद करें, सैंधव नमक खाओ। अब पर है तो सोचो क्या है, सुपीरियर का मतलब ही, सुपीरियर का मतलब ही समझो कि उसमें सब कुछ अवेलेबल होगा, तभी तो सुपीरियर है ना। जो टाटा नमक में वो अलग से आयोडीन तो ये तो मिला के जो को बना के दे रहे हैं, वो ऑलरेडी सब कुछ हमारे सैंधव नमक में है। लेकिन आज तक कभी किसी कंपनी को प्रचार करते हुए देखा है कि नहीं सैंधव नमक खाओ, टाटा वाला अपना प्रचार करेगा, तो गोल्डी वाला अपना प्रचार करेगा, हमने इतना आयोडीन मिला है, इसमें इतने पोषक तत्व हैं, अरे वो सारे जो है कि एक्स्ट्रा मात्रा में हमारे सैंधव नमक में है, सेना नमक में, ठीक है, इसमें सब कुछ अवेलेबल है। टाटा नमक छोड़ के वो मेरे घर में नहीं खाता टाटा, उसका टेस्ट नहीं है बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, कुछ ज़्यादा ही नमकीन लगता है। बहुत अच्छा लगता है।
शाक जीवंती और सरसक। जीवंती शाक में तुम्हारा जीवंती जो है पौधा होता है, जीवंती का फल होता है सुपीरियर, उसको खाओ तो उसमें सब कुछ मतलब मिनरल विटामिन वगैरह सब कुछ मिलेंगे, वो शरीर का पोषण करेगा। लेकिन सरसों का साग क्या होता है? सरसों का साग खाते हैं ना पंजाब वाले, मक्के की रोटी सरसों का साग, ठीक है। तो सरसों का साग क्या होता है? अपर होता है वो, उसमें जो है कि तिक्त रस ज्यादा होता है, कसाय होता है, कसाय और तिक्त होता है, ठीक है, कड़वा होता है ना, खाने में जो है थोड़ा। देखो मृग मांस में क्या कह रहा है? मृग मीन्स क्या होता है? बातें पढ़ाई करता हूँ तो बातें नहीं, बाद में बहुत समय रात तक पूरे 24 घंटे हमें सुनाई देता है, अब जिसने बोला। तो मृग क्या होता है? हिरण में भी बहुत सारी वैरायटी है। तो इसमें क्या है? मृग मांस में देखो एड़ हिरण होता है, उसका मांस सबसे जो खूब दौड़ते, खूब उछलते कूदते हैं, हाँ, उसका मांस जो है कि अच्छा होता है, मीन्स बहुत प्रोटीन देता है। लेकिन वहीं गो मांस खाओगे तो प्रोटीन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको तो चलता है, कीड़े नहीं रहते हैं, उसमें फैट ज़्यादा होता है। पक्षी में लाव, गोदा, गिरीश है, पता नहीं क्या होता है। मत्स्य में रोहिणी, रोहू मछली, सर्पी में गब्बे, सर्पी मीन्स घृत, सर्पी घी, तो गाय का घी सबसे। क्षीर मीन्स दूध, तो गो क्षीर, गाय का दूध सबसे पहले। तेल मीन्स स्थावर मीन्स क्या होता है? ये घास फूस पेड़ पौधे स्थावर में आते हैं, जो चल फिर नहीं सकते। स्थावर स्नेह में तिल तेल सबसे अच्छा है। अनुप मृग वसा में अनुप मीन्स जंगल, और अनुप हो गया मतलब कि जो डोमेस्टिक एरिया है। तो डोमेस्टिक में कौन सा वसा अच्छा है? बड़ा क्या होता है? सुअर, मतलब सुअर पिग, वसा धातु याद है? उसमें वसा है अच्छा मेद का और दो भाग होता है ना, मेद का 2 डिवीजन होता है, उससे क्या बनता है? मेद से वसा नहीं। तो ये है फैट। तो किसका फैट सबसे पर है? केक का, और इजीली अवेलेबल होता है, और आज सब लोग खाते हैं, कोई कहते कि हम नहीं खाएंगे। डायरेक्ट तो नहीं है खाएगा, वो वैसे उसका कॉम्बिनेशन में मिला तो अलग बात है। कि अब टैबलेट का कैप्सूल है, जिलेटिन से बना, दवाई तो छोड़ी, वो तो सब किसी भी घूम के खाने का शौक बन जाता है, तो चलो यार थोड़ा चाउमीन खा लें, चाउमीन खा लें, पास्ता खा लें। पास्ता चाउमीन उससे बनता है, मैगी खा लो। मैगी मैदा से बनता है। क्यों? उसमें ऑयल नहीं होता है, पानी में खौलाते हो, ऑयल निकलता है। पानी में अगर मैगी खौला दो, या चाउमीन का होता है ना पैकेट में चाउमीन, ठीक है, उसको खौलाया जाता है ना, खौलाने के बाद देखो ऊपर ऑयल आता है पानी में, वो क्या है? बड़ा मसाला, वसा, हाँ, वो फैट। क्योंकि हर जगह जो है कि इतना अवेलेबल नहीं है, क्या फैट, देसी घी, गाय का चाहे भैंस का घी अवेलेबल नहीं है, ना ही जो है कि वो अवेलेबल है, क्या कहते हैं कि प्योर 100% वीगन जो होता है उसमें भी यही फैट यूज होता है। 100% वीगन जो होता है, वीगन क्या? वेज वेज। तो इनको क्या फैट को तो जो है कि मांस में रखा नहीं गया ना, नॉन वेज में तो रखा है, वो तो वेज में है, तो वेज में किसी का वीगन में नहीं आता, वीगन में तो दूध भी नहीं आता है। तो ये वसा जितने भी हम खाद्य पदार्थ यूज करते हैं मार्केट में, सब में जो है कि क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होता है,
बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो ये जो है कि सब में जो है कि मिलाती जानवरों के जितने भी फाइट्स निकलते हैं ना, उनको कहा जाएगा। देखो जहाँ पे भी बनारस चाहे जहाँ भी जाओ, जब बड़े बड़े जानवर कटते हैं तो उनकी जो फाइट्स को कंपनियाँ खरीद लेती हैं, क्योंकि जो भी जाता है मीट लेने ना, भैया वो चर्बी वाला हटा के नहीं, मुझे लाल वाला मीट देना बस, हाँ लाल मीट बस, मांस ही ज़्यादा खरीदते हैं लोग ना, चर्बी नहीं ना कोई खरीदता है, कोई खरीदता है चर्बी? बकरा भी कटेगा तो लोग यार चर्बी वाला तो वो जितने भी बड़े बड़े जैसे कि तो नहीं है ना, अब चले जाओ इंडिया में तो बहुत कम है, लेकिन जो कि विदेशों में वहाँ पे तो कोई रोक ना, कोई धर्म का वो है ना कोई कुछ है, तो वहाँ पे जैसे क्रिश्चियन है उनको कोई भी कुछ भी तो खाने के लिए, चाहे वो सूअर का मांस हो, चाहे गाय का मांस हो, चाहे भैंस का मांस हो, चाहे वो ऊँट का मांस हो, कुछ भी हो, कुत्ता भी खा लेते हैं। चाइना में तो कुत्ता तो जितने भी बड़े बड़े जानवर कटते हैं तो उनकी चर्बियाँ, देखो विदेशों में क्या होता है, हमारे यहाँ तो लोग चर्बी वाला मीट खा भी लेते हैं, वहाँ चर्बी वाला नहीं देते, उनको फ्लेश चाहिए। फ्लेश मीन्स फ्लेश मसल्स, वो ज़्यादा नहीं खाते हैं, उनको फ्लेशी मीट चाहिए, फैटी मीट नहीं चाहिए, फैटी मीट नहीं खाते हैं। मेरे पास तो देखो लंबे लंबे भले रहेंगे, लेकिन फैटी लोग बहुत कम मिलते हैं, मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन वो फ्लेशी मीट खाते हैं। तो फैट क्या होता है कि वो कंपनियां ले लेती हैं, वो सब इकट्ठा होता है, सब चला जाता है, क्या करते हैं वहाँ से उसको गला करके, हाँ उसमें से जो है कि निकाल लेते हैं, फैट को अलग कर लेते हैं, वही फैट जो है कि पूरे मार्केट में हर चीज़ में सप्लाई होता है। तो चाउमीन खाओ, पास्ता खाओ, सब में जो है बॉइल्ड करते हैं ना उसको, वही निकलता है, क्योंकि बिना फैट के वो बन ही नहीं पाएगा, हाँ चाउमीन का वो अच्छा बन नहीं पाएगा, पास्ता बन नहीं पाएगा, क्योंकि वो मशीन में ही चिपक जाएगा। तो सब वही फैट, जानवरों के ही फैट होते हैं, सारे जानवरों के बीच जो सोचो। चलो पानी तो हमको दे दो। युक्ति क्या है? युक्तिश्च योजना, देखो यहाँ लिखा हुआ है युक्तिश्च योजना, या तो युज्य कोई प्रॉपर वेजिटेरियन है ही नहीं, जो कहता है प्रॉपर वेजिटेरियन है वो खाली मांस नहीं खाता है, वो सब खाता है। ये तो घी में आ गया ना बसात, उसको तो नॉनवेज में नहीं रखते हैं ना, वो तो वेज में आ गया ना, वो तो वेज में आ गया। अब गाय का घी लेती है, कोई भी घी आदमी लेता है तो क्या उस पर रेड स्टिकर रहता है, नहीं ग्रीन रहता है, ठीक है, तो वेजिटेरियन में आ गया। कोई वेजिटेरियन होते हैं सर, वो बोलते हैं कि हम चिकन नहीं खाते हैं और मटन बस ठंडा खा लेते हैं। जो मन को अच्छा लगे, हाँ? जो तुम्हारे मन को की जिससे तुम्हारे मन को सुख मिले, वो चीज़ तुम खा सकते हो, कोई बाउंड्री नहीं, ठीक है। ये इधर इनके उनके प्रचार में नहीं जाना, जो तुम्हारे मन को सुख दे, प्रतिकूल हो, उस चीज़ को खाओ। जो तुम्हारे मन, जिसको खाने से मन को तकलीफ हो, उसको नहीं खाओ। अभी पढ़ा है कि धर्म आचरण से देख, मतलब किसी को अगर उससे हानि होता है, मतलब किसी को तो उससे सुख नहीं लेना चाहिए, अभी पढ़ा है। ये एक साइकिल है, ठीक है। यस सर। अगर किसी जानवर को मार के फेंक दो रोड पे, वो गलत है, लेकिन अपने खाने के लिए यूज करते हो, वो सही है, वो सही है। यस सर। क्योंकि अगर जीव तो पौधों में भी है, चाहे स्थावर हो चाहे जानवर हो, कुछ भी हो। जानवर मतलब हम सब लोग जंगम प्राणी और स्थावर दो कैटेगरी बांटी गई ना। स्थावर में पेड़ पौधे जितने जो स्थावर मतलब चल फिर नहीं पाते हैं, वो स्थावर में, वो भी जीव है, और जो चल फिर लेते हैं उनको जंगम प्राणी बोलते हैं। तो क्या है कि हर चीज एक दूसरे पे डिपेंड है, कोई ऐसा नहीं है।
क्या पहले जो है कि गोमेध यज्ञ होता था, सुमेध यज्ञ होता था, तो क्या लोग बलि दे के उसको जो है कि छोड़ देते थे? नहीं, प्रसाद बढ़ता था, लोग खाते थे। अभी भी बहुत से मंदिर में प्रसाद मंदिर बनता है। मस्जिद हर जगह बलि प्रथा चली आ रही है। तो खाने के लिए किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर किसी जीव को मार के फेंक दो, वो जो है कि पाप है, क्योंकि वहाँ पे हानि हुई, नुकसान हुआ, प्रकृति का नुकसान हुआ। लेकिन वही चीज़ अगर तुम अपने खाने के लिए यूज करते हो, वो पाप नहीं है। ये धर्म वाले चाहे जो कुछ है, धर्म वाले का अपना हम मांसाहारी जानवर हैं, तो उनको मांसी खाने के लिए चाहिए, तो दूसरे जानवरों को खाएंगे ही खाएंगे, तो वो पाप है? वो नहीं है। मान लीजिए एक प्रकृति का है, मान लीजिए वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ ऐसा बना इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि इसमें कार्निवोरस सब कुछ है, सब कुछ डाइजेस्ट कर लेता है। है ही नहीं। और डाइजेस्टिव में भी कहाँ एक पच पाता है, 1 दिन 3 दिन लगता है पचने में। तो बचता है ना। तो तुम आज उसको जो है कि अपने इंटेस्टाइन को कमजोर कर चुके हैं ना इंसान। हाँ। नहीं तो पहले भी इंसान क्या थे? हैं? तो अब वो पहले क्या थे? वो भी पहले जानवरों को मार के खाते थे, इंसान को ही मार के खाता था। यस सर। इंसान को ही मार के खाता था। ये होते एक साइकिल है ना सर, चल ही रहा है। तो वो चीज़ नहीं करना, इसीलिए कहते हैं जो मन को अच्छा लगे वो चीज़ खाना है। जो मन को, हमारे मन को अच्छा ना लगे, शेर भी अगर मन नहीं है तो शिकार नहीं करता है, जब मन को अच्छा लगता है तभी शिकार करके खाता है। चलो छोड़ो, उससे ज़्यादा नहीं। बस ये जान लो कि दुनिया में अगर कोई भी कहते कि हम शाकाहारी है, शुद्ध, हाँ नहीं, बस उसके मन में वो चीज़ें हैं, जानने भर में उसको लगता है कि हम शाकाहारी खाते हैं, लेकिन लोग उसको मांसाहारी खाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों में भी युक्तिश्च योजना तू युज्यते, मीन्स क्या? युक्ति का अर्थ है योजना। युक्ति या योजना एक ही चीज है। किसी कार्य को करने के पहले क्या करते हैं? हम प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न से क्या होता है? हम एक पहले प्रयत्न मीन्स हमारा कर्म करने के लिए हम एक योजना बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं, एक तरीका बनाते हैं कि कैसे किया जाए, एक युक्ति लगाते हैं कि कैसे करें तो हमारा कार्य सफल हो। ठीक है। दोषादि का विचार कर जो औषधि की सम्यक कल्पना की जाती है उसे योजना कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का उपचार करने के लिए हम क्या करते हैं? एक योजना, युक्ति करते हैं। ठीक है। बढ़े हुए दोष धातुओं की का विचार करते हैं कि कौन सी ड्रग दे, ये हमारी युक्ति योजना है कि कौन सी दवाई दें, कौन सा देंगे तो वह शामक होगा, कौन देंगे तो दोष को जो है कि दुष्य को शामक होगा। दुष्य में धातु, दोष मलमूलम ही शरीरम, हमारे फिजियोलॉजी में होगा। हाँ, दोष धातु मलमूलम, दोष धातु दुष्य मलमूलम ही शरीरम। ठीक है, या दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। तो दुष्य क्या है? धातुएं हैं। ठीक है। दुष्य क्यों, धातुओं को दुष्य क्यों बोला गया? बाद में। ठीक है, विचार करना इस पर, युक्ति बनाना। तो किसी भी चिकित्सा में, हमारे चिकित्सा का सूत्र क्या है? चिकित्सा सूत्र क्या है? हेतुलिंग औषध। जब हेतुलिंग औषध पे हम जाते हैं तो हमें क्या युक्ति बनानी पड़ती है। योजना से पहले तो पता करते हैं, ठीक है, उसका हेतु क्या है, फिर लिंग पे जाते हैं, फिर विचार करते हैं क्या औषधियाँ। ठीक है। तो जिस कल्पना को युक्ति पूर्वक किया जाए उसे युक्ति कहते हैं। जो कल्पना अयौगिक अर्थात बिना युक्ति के की जाती है वह कल्पना होते हुए भी युक्ति नहीं कहलाती। ठीक है। बिना योजना के कोई कार्य होता भी नहीं है, और बिना योजना के कोई कार्य शुरू कर दोगे तो सफल भी नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि आगे क्या करना है। ठीक है। तो इसी कार्य के पहले एक योजना होनी, प्लानिंग। बहुत से उपपत्तियों के योग से जानने योग्य अर्थों को जो बुद्धि देखती है उसे युक्ति करते हैं। हो गया चक्रपाणी। चक्रपाणी ने क्या बोला है? बहुत से उपपत्तियों के योग से जानने योग्य अर्थों
वो जो बुद्धि देखती है उसे युक्ति कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए हमें युक्ति करनी पड़ती है, बिना कुछ पता चलेगा ही नहीं। चक्रपाणी टीका कहाँ पे टीका इन्होंने किया है? ग्यारहवें चैप्टर 25वें श्लोका पे इन्होंने क्या किया है? टीका दिया। टीका मीन्स कमेंट। कमेंट भी दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और अनुकूल प्रतिकूल। हाँ, अनुकूल और प्रतिकूल। ये कैसा कमेंट है? मीन्स इनकी कही हुई जो उन्होंने एक श्लोक में कहा उस चीजों को इन्होंने एक्सप्लेन किया, कमेंट किया, उसको उन्होंने बढ़ाया, ठीक है, उसको घटाया नहीं बढ़ाया। चिकित्सकीय महत्व तो क्या है? व्याधि के विविध पहलुओं, हेतु, लक्षण आदि को देखकर ही संप्राप्ति की युक्ति लगाई जाती है, ठीक है। चिकित्सा में किस द्रव्य का उपयोग करना चाहिए, इसकी युक्ति देश, काल, बल, अग्नि, प्रकृति आदि को देखकर ही की जाती है, ठीक है। स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए पथ्य अपथ्य की युक्ति की जाती है, ठीक है। युक्तिश्च योजना या तू युज्यते, ठीक है। श्लोक याद रखते हैं, छोटे छोटे श्लोक के सब याद करो। संख्या क्या है? संख्या से आप गणितम, गणित को संख्या कहते हैं। 1 2 3 आदि व्यवहार के हेतु को संख्या करते हैं। 9 कारण द्रव्यों में संख्या रहती है। संख्या 1 से परार्थ तक होती है। परार्थ क्या होता है? 10 to the power -17 plus 17 माइनस नहीं, प्लस 17 परार्थ। उनको संत तक संत, महासंत। इसके बाद क्या है? पद्म है, सागर है, अंत्यम है, मध्यम है, परार्थ। परार्थ पैसे किसके पास है? रुपए हमारे नहीं, मेरे पास 1 2 3, ठीक है। तो ये संख्या है। संख्या का चिकित्सकीय महत्व क्या होगा? इंपॉर्टेंस क्या होगा संख्या का? यहाँ पे मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या होगा? संख्या का इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है? जितने भी तरह की व्याधियां हैं व्याधियों की काउंटिंग, ठीक है, रोगों की काउंटिंग, और उनमें क्या क्या हम औषधि दे रहे हैं उसकी काउंटिंग, औषधि की मात्रा तो वजन हो गया ना, उसकी भी काउंटिंग, ठीक है। किसी भी चीज का परिमाण दो दर्शाना, ये भी संख्या है, ठीक है। किसी भी योग का परिणाम, ठीक है, वय का परिणाम, सब संख्या में ही दर्शाते हैं ना। तो विभिन्न प्रकार से संप्राप्ति भेदों में संख्या संप्राप्ति का भी अपना महत्व। उदाहरण काश के 5 भेद, ठीक है। तो व्याधियों के भेदों में उसका, ठीक है, हाँ, संख्या का महत्व है। हर चीज को दर्शाने के लिए, उनके परिमाण को दर्शाने के लिए हम क्या संख्या का प्रयोग करते हैं। देखो लिखा नीचे, अच्छा लिखा, औषधि के मान का ज्ञान भी संख्या के आधार पर होता है। और यहाँ औषधि नहीं, हमारी उम्र का भी जो मान है वो संख्या पे ही डिपेंड है, ठीक है। समय की संख्या पर है। मानव च त्रयोक्तम संयोग, कंजक्शन। संयोग क्या है? 2 या 2 से अधिक चीजों को जोड़ना, ठीक है। योगश संयोग उच्यते द्रव्याणाम द्वंद्वस वैकार कर्म जो अनित्य एवं क्या कह रहा है? द्रव्यों का आपस में मिलना संयोग कहलाता है। यह संयोग 3 प्रकार का होता है: द्वंद्व, कर्मज, सर्वकर्मज और एक कर्मज। ये तीनों संयोग अनित्य होते हैं। संयोग अनित्य है। संयोग में क्या हो गया? संयोग जो है कि द्वंद्व, कर्मज, सर्वकर्मज, एक कर्मज।
द्वंद्व कर्मज तुम्हारा जो है कि फिर 3 टाइप का अन्य तर कर्मज, उभय कर्मज, संयोग, संयोगज, संयोग। यूनियन ऑफ टू मूविंग थिंग्स, 2 चीजों का जुड़ना क्या होगा? द्वंद्व कर्मज आपस में मिलते हैं, जिसमें दोनों द्रव्य क्रियाशील होते हैं। जब 2 भेड़ आपस में लड़ते हैं तब उनके संयोग को द्वंद्व कर्मज संयोग कहते हैं। शुक्र और रातव का बीज वाहिनी में आकर मिलना, ये भी द्वंद्व कर्मज है। शुक्र और रातव क्या? शुक्र और रातव स्पर्म और ओवम कहाँ मिलते हैं? सर्वकर्मज क्या है? यूनियन ऑफ मोर देन 2 मूविंग थिंग्स। आ जाओ। सर्वकर्मज संयोग वह संयोग हो जिसमें 2 से अधिक द्रव्य आपस में मिलते हैं, जिससे सभी द्रव्य क्रियाशील होते हैं। उदाहरण क्या दिया है? अप्लाइड एस्पेक्ट, एक भांड बर्तन में मांस के प्रक्षेपित करने पर मांस के दोनों में जो संयोग होता है उसे सर्वकर्मज संयोग कहते हैं। महाभूतों के संयोग से द्रव्य की निर्मिति, ठीक है। महाभूत का संयोग क्या है? सर्वकर्मज है। एक कर्मज क्या है? यूनियन ऑफ वन मूविंग थिंग विद अदर स्टेशनरी थिंग। देखो ये थोड़ा सा अलग है, मीन्स एक कर्मज संयोग हुआ है जिसमें एक क्रियाशील द्रव्य अन्य क्रियाहीन द्रव्य से मिलता है। एक चल दूसरा अचल। क्रियाहीन, मूविंग हो उससे नहीं, एक्टिव मीन्स उसमें जो है कि कार्य करने की क्षमता नहीं। उदाहरण के लिए स्थिर वृक्ष पर कौवे का आकर बैठना, ठीक है। स्थिर दूसरे के साथ क्रियाशील दोष का संयोग। देख लो हमारे साइंटिस्ट कितने महान थे, उन्होंने कैसे कैसे एक्सप्लेनेशन दिए। हमारे बॉडी में क्या है? दोष से क्या है? स्थिर होते हैं दोष धातु, और उनके साथ क्या दोष जाके उनसे मिलते हैं क्रियाशील, तो क्या होता है? किस अवस्था में? उनके डिसबैलेंस होने की अवस्था में। सटक्रिया का पढ़ाएगा? सटक्रिया का कौन सी अवस्था होगी? वो दोष दूसरे सम्मोचना, अरे वो क्या विशेष अरे कान के नीचे एक लगाएंगे ना, विशेष अवस्था बदल जाएगी, चलेगा। स्थान संशय, अरे प्रसरावस्था, प्रसरावस्था होता है संचय प्रकोप प्रसर, फिर व्यक्तावस्था नहीं, संचय प्रकोप प्रसर, स्थान संशय, व्यक्तावस्था, भेदावस्था। क्या तुम लोग पढ़ते हो? हमारे समझ में नहीं आता क्या पढ़ेगा? ये वाला सब पहली बार सुन रहे हैं। क्यों सटक्रिया काल नहीं पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया सटक्रिया? टिक लगा, वो टिक लगा आपने से पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है ये। फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर इवन पीजी करोगे तब भी जो है कि सटक्रिया काल पूछा जाता है। इतना इम्पोर्टेंट चीज है ये कि कोई भी साल ऐसा नहीं रहता है जिस साल इस पे क्वेश्चन ना है। क्रिया का मतलब है सटक्रिया का क्रिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको कहीं नोट कर लो और अच्छे से पढ़ डालो। क्रिया का तुम्हारे जो कि लाइफ टाइम काम आने वाला है। दोषों का प्रकोप कब हो रहा है? संचय प्रकोप, फिर प्रशमन नहीं, वो सामान्य अवस्था है दोषों की। संचय प्रकोप प्रशमन ऋतुओं के अनुसार संचय होगा, प्रकोप होगा, प्रसर होगा। लेकिन दोषित अवस्था में क्या होगा? संचय, पहले दोषों का संचय, फिर प्रकोप, ठीक है। प्रकोप में अगर ऋतु के अनुसार तुम जो है कि आहार विहार का सेवन नहीं किए तो उसका जो है कि क्या होगा? बढ़ेगा। संचय प्रकोप प्रशमन नहीं होगा, फिर क्या होगा? वो प्रसर होगा, फैलने लगेगा शरीर, ठीक है। फैल के क्या करेगा? व्याधि करेगा, तुरंत व्याधि नहीं करेगा। सटक्रिया काल तो यही कहता है ना
अपने अपनी जगह पे संचय, फिक्स होगा। संचय, प्रकोप, प्रसर मतलब पूरे बॉडी में फैलेगा। फिर फिक्स होगा। व्यक्तावस्था, जाके सारे स्रोतों में व्यक्त हो जाएगा। ठीक है, सारे स्रोतों में। जैसे वहाँ तक उठना है। संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय। इसके बाद चौथा स्थान संश्रय। जब प्रसर करेगा तो सारे स्रोतों, सारे दोषों में जाके क्या करेगा, बड़ा हुआ दोष स्थान अपना उसको ले लेगा, उसके साथ मिक्स हो जाएगा, जाके स्रोतस में चैनल्स को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तब क्या होगा, व्यक्तावस्था आएगी। मीन्स ट्रीटमेंट का ये सबसे सही समय होता है इंटरनल मेडिसिन लेकर के, कि उस अवस्था में हमारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं और हम इंटरनल मेडिसिन लेके उस चीज़ को तोड़ सकते हैं, दोषों को वहाँ से शांत कर सकते हैं। अगर वहीं पे जो है कि अगर हम उस स्थिति में ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो हमारा आता है भेदावस्था। मतलब कि भेदा मतलब भेदना नहीं होता है, भेदावस्था मतलब कि उस बीमारी के सारे सिम्टम्स सीवियर रूप से दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, सीवियर रूप से दिखाई देने लगते हैं। अगर सर्जिकल में मान लें कि हम जो है कि तुम्हारा जो है कि कफ और पित्त या रक्त और पित्त दूषित हुआ, दूषित होने के बाद मान लो कि तुम्हें चोट लगी। ठीक है, चोट लगने के बाद या तो वो जो है कि थोड़ा स्वेलिंग हुई, हाँ, संचय हुआ, चोट लगी, संचय हुआ। ठीक है, किसका, रक्त और पित्त का संचय हुआ। फिर जो है कि संचय के बाद थोड़ी तुम्हें तकलीफ होती है, उसका प्रकोप होता है, संचय होने के बाद प्रकोप होगा, थोड़ा दर्द होता है। ठीक है, लेकिन प्रकोप तक तो ठीक है, तुम्हें एहसास नहीं होता है उतना, चलो ठीक है, महसूस होता है कुछ हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, संचय, प्रकोप, प्रसर। अगर प्रसरावस्था में क्या होता है कि वो बढ़ा हुआ दोष, ठीक है, और बॉडी से सारे, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे शरीर का रक्त और पित्त जो है कि विसिएटेड हो गया। ठीक है, ब्लड में इन्फ्लामेशन शुरू हो गया, जो मॉडर्न साइंस कहता है। हमारे फाइब्रोसाइटोसिस एक्टिव हो गए, आगे वहाँ पे जो 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 स्टब था वहाँ पे जो पार्ट नेक्रोटाइज हुआ, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हुई, उसको आगे फाइब्रोसाइटोसिस करना शुरू करते हैं। ठीक, वहाँ तक तो ठीक है, ये तुम्हारा प्रसर अवस्था हो गया। अब इसके बाद जो है कि व्यक्तावस्था आती है। अगर उसके बाद जब वहाँ पे फाइब्रोसाइटोसिस होने लगी, मतलब कि तुम्हारा घाव ठीक नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे तुम्हें तुरंत उपचार करना चाहिए। अब उस समय जब फाइब्रोसाइटोसिस शुरू हो जाती है, तुम्हें फीवर, वहाँ का टेम्परेचर रेज हो जाएगा, वहाँ पे जो है सिम्टम दिखाई देंगे, एलिवेशन हो जाएगा, पिटिंग होने लगेगी, सब कुछ होने लगेगा। अगर उस टाइम तुम अगर उपचार शुरू कर दिए, जो कहते हैं ना कि घाव है अभी कच्चा है, पका नहीं है, तो वो कहते हैं कच्चे घाव में ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, कच्चे घाव का ट्रीटमेंट कर दो तो घाव पकने आता है। ठीक है, तो अगर वहाँ ट्रीटमेंट शुरू किए तो क्या हुआ कि हमारा सबसाइड हो गया। ठीक, लेकिन तब भी तुम अगर नहीं ध्यान दिए, क्या होगा, वहाँ पस फॉर्मेशन हो जाएगा, वो पूरा भेदावस्था हो जाएगी उसकी। वहाँ पे जो एक पूरा पस फॉर्मेशन, एलिवेशन ज़्यादा हो जाएगा, टेंडरनेस, फीवर आना शुरू हो जाएगा, बहुत सीवियर, और दर्द के मारे रह नहीं पाओगे। तब क्या होगा, तुम्हें वहाँ सर्जरी का मतलब कि शल्यकर्म और इंटरनल मेडिसिन सब सारी जरूरत पड़ेगी, स्नेह संवेदन सब चीज़ें जरूरत पड़ेगी। तो बीमारी को भेदावस्था में जाने से पहले ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये षटक्रिया काल, षटक्रिया काल में पढ़ोगे तुम लोग तो कब का क्या क्या सिम्टम है सब कुछ दिखाई देगा। हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और हर ईयर, ये नहीं कि फर्स्ट ईयर पूछे, सेकेंड ईयर में भी आ जाता है, थर्ड ईयर भी आ जाएगा, फाइनल ईयर में भी आ जाएगा, इवन पीजी के एग्जाम में भी आ जाता है क्रियाकाल। आहार विधि, विशेष आयतन पढ़ाएंगे, फिजियोलॉजी में। तो द्वंद्व कर्मज क्या है, द्वंद्व कर्मज जब दो चीजें, दो एक्टिव चीजें एक साथ मिलती हैं, सीधे सीधे दो एक्टिव चीजें एक साथ मिलती हैं, दो मूविंग चीजें एक साथ मिलती हैं, तो उनको द्वंद्व कर्मज। ठीक, सर्वकर्मज मीन्स दो से अधिक एक्टिव और मूविंग चीजें एक साथ मिलती हैं, तो वो सर्वकर्मज। एक कर्मज, हाँ, एक इनएक्टिव और क्रियाशील
वस्तु पे, पेड़ दूसरी और कवच। क्रियाशील, हाँ पेड़ कवच उदाहरण ही दिया गया ना, ठीक है। दूसरा एक्टिव, आके अपना एक्शन देता है, तो वो जो है कि एक कर्मश हो गया। जैसे कि स्थिर दूसरे पे आस्थिर दोष। प्रकोपित दोषों का, ठीक है, ये हो गया एक कर्मच। पृथकत्व संयोग, पृथकत्व परिणाम, संयोग था ना, संयोग विभाग, पृथकत्व परिणाम और संस्कार, फिर संस्कार के बाद अभ्यास। अभ्यास के बाद तुम्हारा शुरू होगा कर्म, कर्म सब कर्म, कर्म सामान्य, पूरा भाव। अभी तो हम लोग गुण ही पढ़ रहे हैं ना, गुण बड़ा है। द्रव्य में द्रव्य गुण, यही पढ़ा है इसका तो पूरा गुण इतना बड़ा है, तो इसमें पूरी साइंस भी तो छुपी है, पूरी साइंस बता दो। न्यूटन से ला नहीं पढ़े इसमें, कि कौन सा ला नहीं पढ़े, सब कुछ तो पढ़े। अभी आगे पढ़ोगे तो पूरा केमिस्ट्री भी आ जाएगा इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबके जो है सार इसी में है, कुछ अलग नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना पदार्थ विज्ञान दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान, सर्व विज्ञान। इसी से निकला हुआ तुम्हारा जो है कि फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी। कौन नहीं आया सर जी? ये तुम बंद कर रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ। मेरे फोन पे समय हो गया। अच्छी बात है, फोन नहीं आया, फोन नहीं आया, वो देखिए ना मैसेज आया। ठीक है, लेकिन तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो ना, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। मेरा थोड़ी बिगाड़ गया ना, पढ़ाई करने में कभी मैं निकला नहीं, मोबाइल हाथ में से, टेबल पर से बुक गायब और टेबल पे मोबाइल। जितनी बेचैनी है मैसेज वो देखने की, सब देखने की, किसका मैसेज आया किसका ना नेट ही नहीं चलता, हैं। क्या ही आएगा। ना नेट ही नहीं चलता, जो मैं लगा पढ़ाई पे ध्यान दो। ध्यान नहीं दिया। क्या करती है गर्मी लगती है, देखो माटी पत्नी कमर खराब हो।